जलन की आग में अंधा होकर उसने एक खौफनाक योजना बनाई। पुरखों का ढाबा। ये है रामगढ़ गांव, जहाँ की मिट्टी सोना उगलती है और यहाँ के लोग अपनी सादगी और अपनी जमीन से बेइंतहा मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं। इसी गांव में रहते हैं हरी काका। अपनी ईमानदारी और नेक दिली के कारण पूरे गांव में उनका एक अलग ही सम्मान है। हरी काका, इस बार बारिश कम हुई है, सब परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कि अगली फसल बोएं या नहीं। आप ही कुछ रास्ता सुझाइए। अरे सुक्खू भाई, घबराते क्यों हो? ये मिट्टी हमारी माँ है, इसने कभी हमें भूखा नहीं सुलाया। थोड़ा हौसला रखो, कुएं का पानी ठीक है, मिलजुल कर सिंचाई करेंगे तो फसल लहलहा उठेगी। काका ने सही कहा। जब तक काका का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भाग्यवान, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये शरीर अब बूढ़ा हो चला है, न जाने कब बुलावा आ जाए। बस बच्चों की चिंता लगी रहती है। अचानक कमरे के दरवाजे से जगदीश और रमेश अंदर आते हैं। पिता को उदास देखकर दोनों उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं और माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी बातें याद आ गईं। जगदीश, रमेश, तुम दोनों अब समझदार हो गए हो। मुझे तुम दोनों को अपनी कुछ जिम्मेदारियां सौंपनी है, कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। कैसी बात पिताजी? आप जो कहेंगे हम करेंगे। आप अभी बता दीजिए, आप इतनी गंभीर क्यों हो रहे हैं? नहीं बच्चों, हर बात का एक सही वक्त और सही जगह होती है। जो बात मुझे कहनी है वो इस चार दीवारी के अंदर नहीं कही जा सकती। वो हमारे परिवार के भविष्य से जुड़ी है। पर पिताजी, आधी रात को आप हमें इस तरह सस्पेंस में क्यों डाल रहे हैं? यहां नहीं रमेश, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम दोनों सीधे पहाड़ी वाले खेत पर आ जाना, वहीं बैठकर बात करेंगे। और हाँ, इस बारे में गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब जाओ और चुपचाप सो जाओ। भैया, आखिर पिताजी ने हमें अचानक सुबह सुबह खेतों में क्यों बुलाया है? जो भी बात थी वो घर पर भी तो बता सकते थे ना? पता नहीं रमेश, लेकिन कल रात पिताजी के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन भैया, उन्होंने हमें उस पहाड़ी वाले खेत पर ही क्यों बुलाया? आप तो जानते ही हो कि वो जमीन बंजर है। वहां सालों से सिर्फ कांटेदार झाड़ियां उगी हैं। गांव के लोग तो उसे मनहूस भी कहते हैं। हरी काका काम कर रहे हैं। जगदीश और रमेश पास खड़े हैं। जगदीश, रमेश, इधर आओ बेटा। देखो, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं। कल रहूं ना रहूं, बस एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी गरीबी आए, उस पहाड़ी वाली बंजर जमीन को कभी मत बेचना। पर पिताजी, गांव वाले कहते हैं कि उस जमीन पर तो घास भी नहीं उगती, फिर आप उसे रखने के लिए क्यों कह रहे हैं? बेटा, वो हमारे पुरखों की निशानी है। उसमें कुछ ऐसा है जो वक्त आने पर ही समझ आएगा।
बस मेरा ये वचन याद रखना। कुछ साल बाद हरी काका खाट पर बीमार पड़े हैं। रमेश, देख पिताजी को कितनी तेज सांस चल रही है। शहर के डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। पर भैया, डॉक्टर तो बहुत पैसे मांग रहा है। घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। एक ही रास्ता है, हमें अपनी ये उपजाऊ खेती वाली जमीन बेचनी होगी। पिताजी की जान से बढ़कर ये खेत नहीं है। भैया, हमने खेत भी बेच दिए और फिर भी पिताजी हमें छोड़कर चले गए। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास सिर्फ ये घर बचा है और पिताजी की वो बंजर जमीन। लोग कह रहे हैं इसे भी बेच दो। मुझे पिताजी का वचन याद है, हम इसे नहीं बेचेंगे। गांव की वही पथरीली और बंजर जमीन, कड़ी धूप है। जगदीश और रमेश जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। भैया, इस पथरीली जमीन पर खुदाई करना नामुमकिन है। यहाँ सिर्फ पत्थर और कंकड़ हैं। फसल कैसे उगेगी? हिम्मत मत हार रमेश, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम इस बंजर जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए ही खुदाई कर रहे हैं। पिताजी ने कहा था कि इस जमीन में कुछ ऐसा है जो वक्त आने पर समझ आएगा। शायद यही वो वक्त है। दोनों भाई जोर शोर से खुदाई शुरू करते हैं। कुछ देर मेहनत करने के बाद अचानक रमेश की कुदाल किसी धातु से टकराती है। भैया रुको, देखो नीचे कुछ है। सावधानी से खोदो रमेश, कहीं कोई पुरानी चीज ना हो। जैसे ही वो थोड़ी और मिट्टी हटाते हैं, उन्हें एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ होता है। भैया, ये तो सोना और चांदी है। इतना सारा धन हमारी इस बंजर जमीन के नीचे। अब मुझे पिताजी की बात समझ आई। वो सही कहते थे कि इस जमीन में कुछ खास है। उन्हें पता था कि जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तब ये पुरखों की अमानत हमारा सहारा बनेगी। सच में भैया, पिताजी ने हमारी गरीबी का इंतजाम पहले ही कर दिया था। अब हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं। हाँ रमेश, लेकिन हमें इस धन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम इन पैसों से अपना खुद का व्यापार शुरू करेंगे, जैसा पिताजी हमेशा चाहते थे। ठीक कहा भैया, हम खूब मेहनत करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। बंजर जमीन से मिले उस घड़े के धन से जगदीश और रमेश ने गांव में एक ढाबा खोला, जिसका नाम रखा पुरखों का ढाबा। जगदीश हिसाब किताब देखता और रमेश रसोई की कमान संभालता। काम को दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया था। जगदीश सारा हिसाब किताब और काउंटर संभालता, तो वहीं रमेश रसोई की कमान संभाले हुए था। पर उनकी ये तरक्की हरिया की आंखों में खटक रही थी। ढाबे की दूसरी तरफ हरिया का ढाबा है। हरिया गुस्से में जगदीश के ढाबे को देख रहा है। इन छोकरों ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। अगर इनका ढाबा बंद नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना ही होगा। हरिया अपने हाथ में एक छोटी सी शीशी लेकर चुपके से ढाबे के अंदर घुसता है और वहां रखे मसालों को अपनी खराब मसालों से बदल देता है। अब देखो इन लड़कों का ढाबा कैसे मिट्टी में मिलता है। कल सुबह जब ग्राहक ये खाना खाएंगे तो सबका पेट खराब होगा। अरे ये कैसा खाना खिलाया है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा तो जी घबरा रहा है। जगदीश, तुम लोग क्या खिला रहे हो? ढाबे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग बीमार पड़ने लगते हैं। जगदीश और रमेश घबरा जाते हैं। भाइयों, शांत हो जाइए। हमें समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। रमेश, तूने कुछ गलत तो नहीं डाला था? नहीं भैया, मैंने तो सब ताजा बनाया था।
बीमार ग्राहकों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। हरिया भीड़ में खड़ा होकर मजे ले रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, इन लड़कों को खाना बनाना नहीं आता। अब इन बेचारों का इलाज कौन कराएगा? आप लोग चिंता मत कीजिए, जिनके साथ भी ये हुआ है उनके इलाज का सारा खर्चा हम उठाएंगे और सबका पैसा भी वापस करेंगे। अपनी ईमानदारी और साख बचाने के लिए जगदीश और रमेश को अपनी सारी जमा पूंजी जो उन्होंने घड़े से पाई थी निकालनी पड़ी। बीमार लोगों का इलाज कराने और भरपाई करने में उनके पास बचे हुए पैसे बहुत कम हो गए। भैया, हमारी सारी जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर है। अब हम ढाबा कैसे चलाएंगे? हिम्मत मत हार रमेश, पैसे कम हुए हैं, हमारी मेहनत और सच्चाई नहीं। हमें फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी, पर हम हार नहीं मानेंगे। हरिया की चाल कामयाब रही थी। गांव वालों के मन में जहर घोलकर उसने जगदीश और रमेश को पंचायत के कटघरे में ला खड़ा किया। देखो भाइयों, इन लड़कों ने लालच में आकर हम सबको बीमार कर दिया। इनके ढाबे का खाना जहर बन चुका है। इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए और ढाबा तुरंत बंद होना चाहिए। रुको हरिया, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं रमेश और जगदीश के परिवार को बरसों से जानता हूं। इनके पिता हरि काका इस गांव के सबसे ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। ये बच्चे अभी बेसहारा हैं और अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरि काका के खून में बेईमानी नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि इनके पिता की नेकी को याद करते हुए इन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। क्या गांव वाले मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, बुजुर्ग काका सही कह रहे हैं। हरि काका का एहसान है हम पर। उनके बेटों को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। बुजुर्ग आदमी की बात मानकर गांव वालों ने अपना फैसला बदल दिया। हरिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो कुछ कर नहीं पाया। जगदीश और रमेश ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। धीरे धीरे ग्राहकों का डर खत्म होने लगा और पुरखों का ढाबा पर फिर से रौनक लौट आई। लोगों का खोया हुआ भरोसा अब पहले से भी मजबूत हो गया था। रमेश, आज उस बुजुर्ग काका की वजह से हमारी लाज बच गई। अब हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जगदीश और रमेश के ढाबे पर पहले जैसी भीड़ देखकर हरिया जल भुन गया था। जलन की आग में अंधा होकर उसने एक खौफनाक योजना बनाई। पुरखों का ढाबा। जगदीश और रमेश जैसे ही ढाबे के पास पहुंचते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ढाबा पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। भैया, सब खत्म हो गया। हमारी मेहनत, हमारे पिता की निशानी, सब राख हो गया। अब हम क्या करेंगे? धैर्य रख रमेश, जिसने ये आग लगाई है वो बच नहीं पाएगा। बरगद के पेड़ के नीचे फिर से गांव की पंचायत बैठती है। गांव वाले गुस्से में हैं। हरिया भीड़ में खड़ा होकर बेगुनाह होने का नाटक कर रहा है। आज इस गांव में बहुत अनर्थ हुआ है। 2 अनाथ बच्चों की मेहनत को आग के हवाले कर दिया गया। हरिया, रात को तुम कहाँ थे? काका, मैं तो अपने घर में सो रहा था। मुझे क्या पता किसने आग लगाई। झूठ बोल रहा है ये। कल आधी रात को जब मैं कहीं से लौट रहा था
तब मैंने हरिया को ढाबे के पीछे मशाल लेकर भागते हुए साफ देखा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जलन में आकर मैंने ये सब किया। हरिया, तुमने सिर्फ ढाबा नहीं जलाया, बल्कि पूरे गांव का भरोसा जलाया है। अब तुम्हें सजा के तौर पर इन दोनों भाइयों के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी और हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जाना होगा। हरिया पकड़ा गया और उसे अपने किए की सजा मिली। गांव वालों ने मिलकर जगदीश और रमेश की मदद की और उनका ढाबा फिर से खड़ा हुआ। सच और मेहनत की एक बार फिर जीत हुई।